बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का। सबसे पहले मेरी हुकूमत की जानिब से आप सबको गुज़िश्ता ईद मुबारक, तमाम देखने वालों को ईद मुबारक। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद जो ईद की छुट्टियों के दौरान बहुत सारे दावे किए गए वफाकी हुकूमत की जानिब से, PTI के कुछ वज़रा की जानिब से, उसके हवाले से कुछ हकीकत के साथ आप तमाम को आगाह करना, पाकिस्तान की आवाम को आगाह करना मैं समझता हूं ज़रूरी है। एक चीज़ तो तय है, जब कभी भी वफाकी हुकूमत का कोई वजीर, PTI का कोई लीडर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो लगता है वो पाकिस्तान की नहीं किसी और मुल्क की बात कर रहा है, क्योंकि उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म कर चुकी है और पाकिस्तान में चीनी भी वाफिर मकदार में अवेलेबल है, आटा भी वाफिर मकदार में अवेलेबल है, तेल कौड़ियों के दाम मिल रहा है, अद्वियात, सेहत की सहूलियात तमाम पाकिस्तानियों को आसानी से मयसर है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की भरमार है, पाकिस्तान की मईशत बहुत मुस्तहकम हो गई है, सिर्फ अच्छी अच्छी बातें होती हैं। इतने में आप अपनी नींद से बाहर आते हैं और जब हकीकत की तरफ नजर डालते हैं तो आपको पता चलता है कि दावे कुछ और हैं, लेकिन चीनी 100 रुपए किलो हो चुकी है। सेंचुरी माशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा हुकूमत की अनथक मेहनत की वजह से, वो मेहनत जिसमें पाकिस्तान की आवाम को फायदा पहुंचाना नहीं बल्कि कुछ माफियाज को फायदा पहुंचाना है, उस अनथक मेहनत की वजह से सेंचुरी चीनी के निर्खों में ये लोग अचीव कर चुके हैं। गंदुम की बात की जाती है, हर बुराई, हर पाकिस्तान की जो परेशानी है उसके लिए उनसे आप सवाल पूछेंगे तो कह देंगे जी पीपल्स पार्टी है, कह देंगे जी सिंध हुकूमत है। कोई उनसे सवाल पूछे कि मुराद सईद साहब पार्लियामान सही तरीके से नहीं चल रहा, वो कहे मुराद अली शाह की वजह से नहीं चल रहा, सिंध हुकूमत की वजह से नहीं चल रहा। कोई सवाल पूछे कि जी इस्लामाबाद के अंदर रोटी महंगी हो चुकी है, फैसलाबाद में आटा नायाब हो चुका है, पेशावर में आटा मिल नहीं रहा, जिम्मेदारी वो कहेंगे इसका मुराद अली शाह है। ये बुग़्ज़ पीपल्स पार्टी, ये जो बुग़्ज़ सिंध हुकूमत है, मैं समझता हूं इससे अब वफाकी हुकूमत को बाहर निकलना होगा। ये जो बार बार हर चीज का डिस्क्रेडिट, हर चीज पर ये माजी की हुकूमतों पे या सिंध हुकूमत के ऊपर जो मलबा डालते हैं, मैं समझता हूं ये गैर मुनासिब है, गलत है और हकीकत के बरक्स है। जब ये बात करते हैं, आपको याद होगा जैसे ही 30 जून उन्होंने क्रॉस किया तो उन्हें एक दूसरे को मुबारकबाद दी थी कि जी हमने अपनी टैक्स महसूलात का टारगेट जो है ना कोरोना वायरस के बावजूद अचीव कर लिया। बड़े बड़े कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस आए कि जी ये है खान साहब की जबरदस्त इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से, मॉनेटरी पॉलिसीज की वजह से हमने अपना टैक्स कलेक्शन टारगेट पूरा कर लिया। वो लोगों को ये नहीं बताते कि टैक्स कलेक्शन टारगेट जो पूरा किया था वो एक्चुअल टारगेट से 1.25 खरब कम था। रिवाइज टारगेट था जिसको उन्होंने अचीव किया, चले वो भी अचीव कर लिया, मैं कहूंगा चले कोई बात नहीं। अभी जुलाई का महीना खत्म हुआ तो आपने देखा फिर मुबारकबाद एक दूसरे को देना शुरू हो गए कि जुलाई के महीने में FBR ने अपनी टैक्स महसूलात में माजी के मुकाबले में 22% इजाफा किया। 22%। बहैसियत पाकिस्तानी मुझे बड़ी खुशी हुई, बड़ा इत्मीनान हुआ कि शायद खान साहब जिन्होंने वादे किए थे शायद कुछ वादे अब पूरे हो जाएंगे। और मैं खुद इसलिए भी खुश था कि जितना ज्यादा वफाक अपने महसूलात में इजाफा करेगा उसका डायरेक्ट फायदा हमारी सूबाई हुकूमतों को होता है
और सूबाई हुकूमतों की वजह से डायरेक्ट फायदा पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम को होता है। जब मुझे पता चला या हुकूमत को पता चला कि भाई इन्होंने तो अपने टैक्स कलेक्शन टारगेट को ना सिर्फ अचीव किया है बल्कि 22% उसमें इजाफा किया है, तो मुझे यह उम्मीद हुई कि शायद 2 साल में पहली बार एनएफसी की मद में जो सिंध को पैसे मिलने थे शायद वो पैसे पूरे मिले होंगे। मैं बड़ा खुश हुआ, लेकिन जब मैंने नंबर्स पर नजर डाली, जब मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट से चेक किया, तो हकीकत कुछ और निकली। और यही गुजारिश मैं आप तमाम दोस्तों के सामने करना चाहूंगा कि अगर वफाकी हुकूमत के बजट डॉक्यूमेंट्स पर आप नजर डालें, अगर वफाकी हुकूमत की जो कमिटमेंट है तमाम सूबों की तरफ उस पर नजर डालें, तो सूबा सिंध को माहवार 63 अरब रुपए एनएफसी की मद में वफाकी हुकूमत से मिलने हैं। 63 बिलियन रुपीस हर महीने सूबा सिंध की हुकूमत को वफाकी हुकूमत से एनएफसी की मद में मिलने हैं। लेकिन जब मैं अपने खजाने पर नजर डालता हूं, सिंध हुकूमत के डॉक्यूमेंट्स पर नजर डालता हूं, तो मुझे खबर यह मिलती है कि 63 अरब की बजाय 34 अरब रुपए जुलाई के महीने में सूबाई सिंध की हुकूमत को मिले। 34 अरब 34 बिलियन, 63 अरब मिलने थे, मिले 34 अरब, तकरीबन 28 अरब का शॉर्टफॉल है। तकरीबन 28 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है, यानी कि 45% जो वादा था वफाकी हुकूमत का, मदीने की रियासत के दावेदार का, वो अपना वादा 45% तक पूरा नहीं कर पाया। अब आप मुझे बताइए कि हर चीज का इनके पास अगर इलाज है तो वो कहते हैं सूबाई हुकूमत, वो कहते हैं 18वीं तरमीम, वो कहते हैं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है, सूबों को करना ही है। कोई बहरान हुआ पाकिस्तान में, सूबे करेंगे। लेकिन जब एनएफसी की मद में पैसे देने का वक्त आता है तो एक तरफ तो वो कहते हैं कि हमने अपने टैक्स के हजम को ओवर एंड अबव अचीव किया है, अपने महसूलात को ज्यादा अचीव किया है। तो अगर ज्यादा अचीव किया हो तो शायद सूबों को अपना ड्यू शेयर इनको देना चाहिए था। वो ड्यू शेयर तो नहीं दिया। मैं आपको ऑफिशियल फिगर दे रहा हूं कि अगर सूबा सिंध को आप 28 अरब रुपए शॉर्ट देंगे तो आप मुझे बताइए हम कैसे लोगों की तनख्वाहें दे पाएंगे, कैसे लोगों को पेंशन की मद में उनकी पेंशन अदा कर पाएंगे, कैसे डेवलपमेंट का काम हो पाएगा, कैसे आप अपनी तमाम जो एडीपी स्कीम्स हैं उसको पूरा कर पाएंगे। उसके बाद फिर ये लोग इल्जाम तराशी करते हैं। आप सब गवाह हैं कि मैंने इसी कमरे में बैठकर कुछ सवालात चीनी के बहरान के हवाले से उठाए थे और मैंने आपके सामने गुजारिश की थी कि चीनी इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट का अगर आप मुताला करें तो वो रिपोर्ट खुल्लम खुल्ला ये कहती है कि चीनी की एक्सपोर्ट करने की वजह से चीनी का बहरान पाकिस्तान में पैदा हुआ, जिसकी वजह से कीमतों में इजाफा हुआ और अरबों रुपए इस माफिया ने कमाए। और मैंने कागजात के बेसिस पर, वो कागजात जो कि शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट में लगे हुए, मैंने ये सवाल उठाया था कि ये एक्सपोर्ट करने की इजाजत डायरेक्टली वजीर आजम इमरान खान साहब की मंजूरी के साथ दी गई है, चूंकि वो तिजारत के वजीर भी हैं पाकिस्तान के। किसी ने उन सवालात का आज तक जवाब नहीं दिया और अब खबर यह मिली है कि ईसीसी ने एक बार फिर शुगर को इंपोर्ट करने का फैसला किया है। 3 लाख टन शुगर इंपोर्ट करने जा रहे हैं, फिर इंपोर्ट कर रहे हैं। पहले
जब चीनी आपके पास मौजूद है तो बहरान क्रिएट करने के लिए चीनी को पाकिस्तान से बाहर निकाल देते हैं ताकि चीनी शॉर्ट हो और गरीब आदमी का इस्तेहसाल कर सके, माफियाज अरबों रुपए कमा सकें। और अब वही वफाकी हुकूमत, वही ईसीसी फैसला करती है कि 3 लाख टन चीनी मंगवा ली जाए। मैं सवाल पूछना चाहूंगा, चूंकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चीनी के हवाले से कहा था कि 70 रुपए की चीनी पर किलो मिलनी चाहिए, 70 रुपए किलो। इस वक्त पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में 70 रुपए किलो चीनी नहीं मिल रही। यहां तक कि यूटिलिटी स्टोर्स में जो डायरेक्टली वफाकी हुकूमत का इदारा है, वहां पर भी इस कीमत पर आपको चीनी नजर नहीं आती। और आप तमाम लोग मीडिया में जो इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं कि चीनी का इस वक्त रेट 100 रुपए किलो हो चुका है। किसी ने बड़ा अच्छा एक जुमला मुझे कहा कि बड़ी ईद पे उन्होंने हर चीज बड़ी करने का फैसला कर लिया, कि चीनी पे उन्होंने कहा सेंचुरी, पेट्रोल पे सेंचुरी, डीजल पे सेंचुरी। यह प्रॉब्लम है, इस हुकूमत को समझने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। आटे के हवाले से रोज आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले जाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगेन सूबाई सिंध को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की जाती है। ओ भैया, अगर इस्लामाबाद में आटा महंगा है तो उसका सिंध हुकूमत से क्या ताल्लुक है? अगर लाहौर में आटा नायाब है, फैसलाबाद में आटा नायाब है। मैं आज सुबह की रिपोर्ट दे रहा हूं आपको, जो आपके मीडिया हाउसेज ने कवर की है, कि फैसलाबाद के मकीन कह रहे हैं कि हमें आटा मिल नहीं रहा, महंगे दामों में आटा नहीं मिल रहा। इसकी भी जिम्मेदार आप सिंध हुकूमत को ठहराते। पेशावर में आटा नहीं है, जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है। वो भाई थोड़ा सा अपनी नाअहली को एक्सेप्ट करो, इस बात को एक्सेप्ट करो कि आपसे हुकूमत नहीं चलती। इस बात को एक्सेप्ट करो कि आपकी हुकूमत पाकिस्तान की तारीख की सबसे नाअहल, इनकॉम्पिटेंट और करप्ट हुकूमत है। आपकी हुकूमत माफियाज चलाते हैं, और जब माफियाज हुकूमत चलाते हैं तो चीनी भी नायाब होती है, आटा भी नायाब होता है, तेल भी नायाब होता है, पेट्रोल डीजल नायाब होता है, अद्वियात नायाब होती हैं, और खमियाजा पाकिस्तान की गरीब आवाम भुगतती है। एक और दावा मैं चैलेंज करता हूं, ये कहते हैं कि सिंध ने गंदम का बहरान क्रिएट किया है। मैं पाकिस्तान की आवाम के सामने हकायक रखना चाहूंगा कि सिंध वो वाहिद सूबा है पाकिस्तान का जिसने अपना गंदम का प्रोडक्शन टारगेट ना सिर्फ अचीव किया बल्कि उससे ज्यादा अचीव किया। आप खैबर पख्तूनख्वा या पंजाब से इसका मवाजना करेंगे तो नंबर्स, परफॉर्मेंस आपके सामने होगी। अगर आप प्रोक्योरमेंट के टारगेट्स चारों सूबों के, वफाकी हुकूमत के देखेंगे तो सिंध ने 98% अपना प्रोक्योरमेंट टारगेट अचीव किया है। पंजाब ने 90% किया है, और पास्को जो कि वजीर साहब जो कल हम पे इल्जामात लगा रहे थे, जिनके अंडर वो काम करता है, उसने अपना टारगेट 67% अचीव किया है, 66%। तो अपनी कोताहियों का, अपनी इनएफिशिएंसी का मलबा आप कैसे सिंध हुकूमत के ऊपर डाल सकते हैं? कैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर डाल सकते हैं? कैसे आप माजी की हुकूमतों पर डाल सकते हैं? मैं समझता हूं कि जिस तरह पिछले साल इन लोगों ने गंदम का मसनूई बहरान क्रिएट करके अरबों रुपए का टीका पाकिस्तान की आवाम को लगाया था, उसी तरीके से एक मसनूई बहरान गंदम का क्रिएट किया जा रहा है ताकि वही माफियाज गंदम को मार्केट से नायाब करें,
कीमतों को बढ़ाएं और एक गरीब आदमी का इस्तेहसाल कर सकें। आप सब जानते हैं, अगर माजी पर नजर डालेंगे तो सूबे या पास्को अपनी गंदम को सितंबर में रिलीज करता है ताकि अगले 6 माह आप गंदम की सप्लाई को, डिमांड को न्यूट्रलाइज कर सकें और कीमतों को बढ़ने से रोक सकें। यह पहली बार ऐसा हो रहा है कि खान साहब जोर डाल रहे हैं तमाम सूबाई हुकूमतों पर कि वो अपनी गंदम रिलीज करें। अब सिंध में चूंकि वसीम अकरम प्लस नहीं है तो उनकी बात नहीं सुन रहा। चूंकि सिंध की हुकूमत समझती है कि हम माफियाज को और ज्यादा मैनिपुलेट करने की इजाजत नहीं दे सकते, हम इनकी बात नहीं सुन रहे, इसलिए बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके इल्जाम तराशी करते हैं। मैं इसीलिए आपको नंबर दे रहा था कि प्रोडक्शन के नंबर, कोई भी इस्लामाबाद में बैठा हुआ सहाफी ये सवाल पूछे वफाकी वुजरा से कि प्रोडक्शन टारगेट किसने अचीव किया है, प्रोक्योरमेंट टारगेट किसने अचीव किया है। ज्यादा माजी में ना जाए, इसी साल की बात कर लें, मैं समझता हूं तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी। आज सुबह के अखबारों में महंगाई के हवाले से भी बड़ी खतरनाक तफसीलात पब्लिश की गई हैं। ये कहते ना हमने पाकिस्तान की इकोनॉमी को सही सिमत में गामजन कर दिया है, सिचुएशन बिल्कुल ठीक है, मसाइल हल हो रहे हैं, दूध और शहद की नहरें हमने बहा दी हैं। आज के अखबार की रिपोर्ट है स्टेट बैंक के हवाले से, उसकी मॉनेटरी पॉलिसी इकोनॉमिक रिपोर्ट के हवाले से, कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन 9.3% हो गई है। 9.3%। टमाटर के रेट दुगने हो गए हैं, दालों के रेट बढ़ गए हैं, चीनी सेंचुरी कर चुकी है, आटा सेंचुरी की तरफ जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि बजाय इसके पीटीआई के हमारे दोस्त और बज़ाहिर इस कौम के दुश्मन हर चीज का मलबा सिंध हुकूमत पर डालें, ऑपोजिशन की सियासी जमातों पर डालें। इट इज हाई टाइम कि वो अपने हाउस को इन ऑर्डर करें। इट इज हाई टाइम कि अपनी सिमत को दुरुस्त करें। इट इज हाई टाइम कि जो वादे उन्होंने पाकिस्तान की आवाम से किए थे वो वादे वफा करना शुरू करें, उन वादों को शर्मिंदा ताबीर करें, वरना शर्मिंदगी उनके लिए बढ़ती चली जाएगी। बहुत शुक्रिया। अगर कुछ सवालात हों आपके तो प्लीज। मेरा सवाल ये है कि वफाकी वज़रा खुल्लम-खुल्ला सिंध हुकूमत को धमकियां दे रहे हैं और उनका कहना है कि सिंध हुकूमत अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाए, इससे पहले के गवर्नर राज की बात की जाए। इसके अलावा 149 आर्टिकल की बार बार तसल्सल के साथ की जा रही है और ख़ासतौर पर उनकी अपनी पीटीआई की जो सोशल मीडिया टीम है वो गवर्नर राज या कराची को खास तौर पर वफाक के हवाले करने की बातें हो रही हैं। तो ये क्या है कि ये सिर्फ धमकियां हैं या कुछ संजीदा बातें भी हैं? आप पीटीआई के मकामी लीडरों को सीरियस लेते हैं? उनको उनके घर वाले सीरियस नहीं लेते मेरे भाई। आपको याद होगा माजी में गालिबन साल भर पहले इन लोगों ने कहा था बस गवर्नर राज लग गया है, तो फिर किसी वफाकी वजीर ने आके बताया कि बिल्कुल गलत है, इस तरह की कोई चीज़ भी अंडर कंसिडरेशन नहीं है। जो आईनी तकाजे हैं उनको पढ़ने की ज़रूरत है, उनको समझने की ज़रूरत है। जब तक ये कागजात को, किताबों को, कवानीन को पढ़ना नहीं शुरू करेंगे, उसका मुताला सही तरीके से नहीं करना शुरू करेंगे, मैं समझता हूँ इनको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। ये हमेशा कोशिश करते हैं इशूज से डाइवर्ट करने की, हमेशा कोई ना कोई नया इशू क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि हम इनको टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होने देंगे। पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला महंगाई है, बेरोजगारी है और इस हुकूमत की गलत पॉलिसीज हैं, इस हुकूमत की करप्ट इनएफिशिएंट पॉलिसीज हैं। मैं समझता हूं ये कुछ भी कहते रहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बयानिया, वो बयानिया जो पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम का है, और वो बयानिया ये है कि मौजूदा हुकूमत मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी है, मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, और अगर किसी को घर जाना चाहिए तो मैं समझता हूं इस वफाकी हुकूमत को जाना चाहिए। ये कर क्या ने दावा किया था कि 1 अगस्त को कराची सूबा सिंध के 3 बड़े अस्पताल जो है वो वफाक अपनी तहरीर में ले लेगा और उनके हवाले हो जाएंगी, और फिर उन्होंने जो प्लान भी बनाया था जैसे में 3 अस्पताल कब्जे का, तो उसका क्या हुआ? दूसरा ये कि
कराची के मुख्तलिफ नालों की सफाई हो रही है, क्या ये आप पैसे दे रहे हैं या वफाकी हुकूमत पैसे दे रही है जिसकी तहत ये सफाई की जा रही है? सर इसमें एक थोड़ा सा ऐड कर लिएगा कि पिछले साल अली जैदी साहब ने 10 करोड़ रुपए जमा किए थे शहर से और नालों की सफाई के लिए, वो भी FWO को ही ठेका दिया था। FWO को पैसे नहीं मिले, उन्होंने काम बंद कर दिया था, तो उसकी तहकीकात करवाएंगे 10 अरब कहाँ गए? बहुत सारे सवालात हो गए लेकिन हैं सारे बड़े अहम। पीटीआई के लोग बात करने में इनको मलका हासिल है, क्योंकि माशाल्लाह जिस खूबसूरती के साथ ये लोग झूठ बोलते हैं, जिस खूबसूरती के साथ ये समा बांधते हैं ना अपने लिए, वो मैं समझता हूं इनका कोई सानी नहीं है। इनके एक वफाकी वजीर ने कहा था इमरान खान आएगा 200 अरब डॉलर आएगा। वो 200 अरब डॉलर आया? हम सब मुंतजिर हैं, हम सब ढूंढ रहे हैं कि काश वो 200 अरब डॉलर आ चुका होता तो आज खान साहब हर जगह जाकर भीख नहीं मांग रहे होते। खान साहब ने खुद कहा कि मैं खुदकुशी कर लूंगा लेकिन IMF के पास नहीं जाऊंगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरे वजीर आजम ने कहा था, मेरे कप्तान ने कहा था। IMF के पास भी गए माशाल्लाह, कशकोल लेके सारी दुनिया में भी गए, खुदकुशी नहीं की। अस्पतालों के हवाले से गवर्नर साहब ने माजी में बहुत सारी बातें की थी और फिरदौस शमीम नकवी साहब ने भी बातें की। मैंने आपको उस वक्त भी कहा था कि ये तीनों अस्पताल सिंध की आवाम का असासा है। ये तीनों अस्पताल, सिंध हुकूमत इन तीनों अस्पतालों के जरिए पाकिस्तान की खिदमत कर रही है और मुफ्त इलाज पाकिस्तान भर से आने वाले पेशेंट्स का इन 3 अस्पतालों में होता है। और मैंने इसी कमरे में आप तमाम दोस्तों को बताया था कि तमाम साजिशों के बावजूद, तमाम बातों के बावजूद, तमाम वादों के बावजूद सिंध हुकूमत इन तीनों अस्पतालों को कंट्रोल भी करेगी, इनके तमाम अखराजात भी बेयर करेगी। आज 1 जुलाई को गुजरे हुए 1 महीना हो चुका है, 2 तनख्वाहें दी जा चुकी हैं इस नए माली साल की। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि एक पैसा भी इन तीनों अस्पतालों के हवाले से वफाकी हुकूमत ने मुंतकिल नहीं किया। इन तीनों अस्पतालों के बजट्स सिंध हुकूमत ने रिलीज किए, NICVD हो, JPMC हो, NICH हो, इन तीनों के बजट सिंध हुकूमत ने रिलीज किए और इनकी तनख्वाहें जो पे की गई हैं, इनकी जो अद्वियात की पेमेंट की जा रही है, वो सब की सब सिंध हुकूमत कर रही है। तो मेरे भाई, दावा नहीं करते हम लोग एक्चुअली काम करके उस खिदमत को साबित करते हैं। इन तमाम चीजों को आप खुद चेक भी कर सकते हैं। जहां तक नालों की बात है, पहले मैं, जो खावर ने सवाल पूछा, पहले मैं इस पे बात करके फिर आपके पास आता हूं। मेरे पास इत्तलात तो यह है कि पोर्ट कासिम अकेले ने 100 मिलियन रुपीस नाले की सफाई के लिए अप्रूव किए थे। मुझे नहीं पता वो पैसे कहां गए। मैं पब्लिक चैरिटी की बात नहीं कर रहा हूं, पब्लिक डोनेशन की बात नहीं कर रहा हूं। मैं वो कह रहा हूं जो मैंने खुद अपनी आंखों से दस्तावेजात देखे हैं पोर्ट कासिम अथॉरिटी के हवाले से कि 100 मिलियन रुपीस, ये एक झेली इदारा है अली जैदी साहब की वजारत का, 10 करोड़ रुपए का वादा किया था और डोनेशन से इनको अलग पैसे मिले। खुद कहते हैं कि हमने 1,30,000 या 1,40,000 टन कचरा कराची के नालों से निकाला, लेकिन अगर आप लैंडफिल साइट पर जाते हैं तो तकरीबन कोई 14 या 15,000 टन वहां पर नजर आता है। बाकी कचरा कहां गया आप सब जानते हैं कि कराची की फुटपाथ पे, कराची की सड़कों पर इन्होंने नाला फेंक दिया था। हालिया बारिशों से पहले जो नालों को साफ करने का सिंध हुकूमत ने प्लान बनाया, मैं उसमें वाज़ेह करना चाहूंगा कि कराची के जितने भी नाले हैं, बड़े नाले KMC के कंट्रोल में है, उनको मेंटेन करना, उनको लुक आफ्टर करना KMC की जिम्मेदारी है, और जो छोटे नाले हैं वो DMC या लोकल म्यूनिसिपैलिटीज के अंडर आते हैं। कोई नाला सिंध हुकूमत के अंडर
नहीं आता, लेकिन फिर भी ये नालों की सफाई के हमसे पैसे मांगते हैं और हम हर साल इनको नाले साफ करने के पैसे देते हैं। इस साल भी वो नाले साफ किए जा रहे हैं, लेकिन फर्क अब की बार ये है कि बजाय इसके नाले केएमसी या डीएमसी खुद साफ करती, इस बार सिंध हुकूमत स्वीप प्रोग्राम के तहत नालों को साफ कर रही है, जिसके अंदर बड़े नाले भी हैं, छोटे नाले भी हैं, और इसके तमाम इखराजात जो हैं वो सिंध हुकूमत खुद बेयर कर रही है। बारिशों की वजह से जो कराची के अंदर एक मंजर पेश किया गया, जो मैं समझता हूं कुछ इलाकों में हकीकी था। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में बड़ी परेशानी हुई, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में औरंगी के एरिया में बड़ी परेशानी हुई, लेकिन बाकी गुलिस्तान जौहर के अंदर परेशानी हुई, लेकिन बहुत सारे ऐसे और एरिया से जो कि माजी में पानी के ज़ेरे आब आ जाते थे, अब की बार ऐसा नहीं हुआ। सिंध हुकूमत ने सबसे पहले तो इस चीज को इन्वेस्टिगेट किया कि ऐसा क्या मुख्तलिफ हुआ इस साल कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पानी से ज़ेरे आब आ गया। पता यह चला कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की जो मेन शारा नूरजहां, जहां से ग्रीन लाइन मंसूबा गुजर रहा है, जहां पर एसआईडीसी ने कुछ 3 नए पुल तामीर करवाए थे, इन प्रोजेक्ट्स की प्लिंथ, इन प्रोजेक्ट्स का स्ट्रक्चर जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन थी शारा नूरजहां की, उसमें बनाया गया, और जो मुतबादिल था वो सही तरीके से नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से वो स्टॉर्म वाटर ड्रेन चोक हुई। मुझसे किसी ने सवाल पूछा कि जी क्यों खामोश रहे आप लोग। मैं आप तमाम दोस्तों की इत्तला के लिए ये तफसीलात शेयर करना चाहूंगा कि डीएमसी सेंट्रल, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कंट्रोल में नहीं है, रेहान हाशमी साहब जो कि डीएमसी सेंट्रल के चेयरमैन है, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से उनका ताल्लुक है, जो कि इनकी वफाकी हुकूमत में इनके हलीफ हैं, उनके इदारे ने बारहा एसआईडीसी की इंतजामिया को कहा कि आप लोग गलत तरीके से ये तामीरात कर रहे हैं। लेटर्स लिखे जिसमें उनको बता रहे हैं कि आप हमसे कोऑर्डिनेशन नहीं कर रहे, गलत कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जिसका नुकसान होगा हम सबको। लेकिन चूंकि ये लोग किसी की बात सुनने पर बिलीव नहीं करते, और ये बात पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत नहीं कह रही है, ये मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का डीएमसी चेयरमैन कह रहा है, जो कि इनका अपना हलीफ है, लेकिन उन्होंने बात उनकी नहीं सुनी। तो मैं समझता हूं कि जो परेशानी हुई बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, उसकी एक बुनियादी वजह ये स्टॉर्म वाटर ड्रेन जो चोक हुई है वो थी। उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है, बट चूंकि पीटीआई का मकसद सियासत करना है, सियासी तनकीद करना है और चीज़ों को ठीक करना नहीं है, तो उन्होंने फिर एक हुक्म सादिर फरमाया कि जी कराची में डिजास्टर डिक्लेयर करते हैं और एनडीए में चेयरमैन को हम भेजते हैं। जब कराची से पानी निकाला जा चुका था, तब वजीर आजम अपनी नींद से उठे। 4 रोज बाद उन्होंने ये हुक्म सादिर फरमाया। हमसे मशावरत करना उन्होंने गवारा नहीं की, लेकिन फिर भी हमने कहा कोई बात नहीं, अगर कोई हमारा हाथ बटाना चाहता है तो बटाए। चेयरमैन एनडीए में आए, कराची तशरीफ लाए, वजीर आला सिंध से उनकी मुलाकात हुई, वजीर बल्दियात से उनकी मुलाकात हुई, और इस बात पर हम सब ने अग्री किया कि जो अब बारिशें आने वाली हैं उसके लिए हम सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। 3 ऐसे नाले हैं जो इसको इस वक्त एफडब्ल्यूओ क्लियर कर रही है। एक गुज्जर नाला है, एक कोरंगी में सीबीएम का नाला है, और तीसरा शारा फैसल का नाला है। 2 इसमें कंटोनमेंट एरियाज में आते हैं, तो इसलिए ज्यादा आसान था कि जी आप कर लें वो, और एक गुज्जर नाला है। इन तीनों की जिम्मेदारी हमने उनको दे दी कि ठीक है जी आप हमारा हाथ बटाएं, ताकि
इस मुश्किल वक्त में हम कोऑर्डिनेट कर सके, चीज़ों को रिजॉल्व कर सकें। और कल भी आपने देखा कि वज़ीर आला सिंध जब शहर के दौरे पर निकले तो उन्होंने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं, इलेक्टेड नुमाइंदे, उनको अपने साथ रखा, उनसे ब्रीफिंग ली, उनसे मशावरत की, तमाम चीज़ों को उस तरीके से सुपरवाइज किया। SIDC के अमले को भी बुलाया ताकि हम कोऑर्डिनेटेड अंदाज से आने वाले दिनों में जो बारिश है उस इशू को रिजॉल्व कर सकें। लेकिन मैं अब मीडिया के तवज्जुह से सवाल उठाना चाहूंगा कि ईद के रोज जो लाहौर में बारिश हुई, जो लाहौर की सड़कों पर तालाब का मंजर था, लाहौर के अंडरपासेस जो कि कनाल की शक्ल दे रहे थे, स्विमिंग पूल की शक्ल दे रहे थे, उसके बारे में क्यों किसी ने सवाल नहीं उठाया? उसके बारे में वजीर आजम ने क्यों नोटिस नहीं लिया? उसके बारे में क्यों नहीं कहा गया कि लाहौर की मकामी हुकूमत फेल हो गई है या सूबाई हुकूमत फेल हो गई है? जो आलाइशें आपको पानी में तैरती हुई नजर आ रही थी, आपने क्यों नहीं कहा कि सफाई का निजाम लाहौर का धर्म भरम हो चुका है? इस बात पर हमें गिला होता है, इस बात पर हम सवाल उठाते हैं कि क्यों हर चीज पर आप बुग़्ज़े पीपल्स पार्टी, बुग़्ज़े सिंध हुकूमत की बात करते हैं। अगर आप सही मानों में दयानत है, सच्चे हैं, तो फिर आपको फेयर बात करनी चाहिए। फिर आपको कहना चाहिए कि वसीम अकरम प्लस की परफॉर्मेंस जो है लाहौर में वो ठीक नहीं है। हालिया दिनों में पेशावर में बारिश हुई थी, जो BRT मंसूबा का मुजस्समा है, आर्किटेक्चरल लैंडमार्क है, उसमें जो पानी जमा हुआ था उसका जिम्मेदार कौन है? उसका भी जिम्मेदार मुराद अली शाह है, उसकी जिम्मेदार भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत है। तो मैं समझता हूं कि मुश्किल वक्त में ये जो सियासी तनकीद है इससे इज्तनाब करना चाहिए और आवाम को रिलीफ प्रोवाइड करने के मौके ढूंढने चाहिए। अभी भी मैं एक बार फिर यह जोर देना चाहूंगा इस बात पे कि आपने देख लिया है कि एक नया बारिश का सिस्टम सूबाई सिंध में दाखिल होने वाला है, जो कि इस वक्त इंडिया में है। और आपने देखा कि मुंबई में बड़ी तबाही हुई है, वहां पर सिंध हुकूमत नहीं है, वहां पर सिंध हुकूमत नहीं है। मुंबई की तस्वीर आप देख सकते हैं कि उस बारिश की वजह से उसका सिस्टम भी चोक हो गया। उस तरह की अगर तबाहकुन मूसलाधार बारिश कराची में दाखिल होती है तो दिक्कत हम सबको होगी। बजाय इसके कि सियासी नुक्ताचीनी की जाए, बजाय इसके कि अली जैदी साहब ट्वीट पर अवाम के मसाइल हल करें, वजीर आजम ट्वीट पर, गवर्नर साहब अवाम के मसाइल ट्विटर के जरिए हल करें, मैं समझता हूं हम सबको मिलकर काम करने की जरूरत है और तनकीद से बालातर होकर, सियासी मकासद से बालातर होकर काम करने की जरूरत है। अदरवाइज हम अपने मामलात को रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। अर्बन फ्लडिंग एक हकीकत है, एक रियलिटी है और उस रियलिटी से निमटने के लिए हम सब ने जो हिकमत अमली बनाई है, मैं समझता हूं आप सबको सिंध हुकूमत का उसमें साथ देने की जरूरत है। जी, एक और कंफ्यूजन दूर कर दीजिए। वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया और कहा कि सिविल इंतजामिया में फिर फौज तलब कर ली गई। एक आम बंदा पूछता है कि यार फौज आ गई, कोर कमांडर साहब के अंडर में काम हो रहा है, तो सर इसको भी क्लियर करें ना कि FW तो उनका ज़ेली इदारा है और फौज ऐसा नहीं है। क्या ये देखिए, अगर वजीर आजम नोटिस ले रहे हैं, अगर वजीर आजम FW को भेज रहे हैं, तो इखराजात भी मैं समझता हूं फिर वफाकी हुकूमत को उठाने चाहिए। लेकिन ये वक्त बताएगा कि इखराजात का मलबा भी ये सिंध हुकूमत के ऊपर डालते हैं कि नहीं डालते। ये जो आपने सवाल पूछा ये बड़ा अहम है। ईद से एक दिन पहले गालिबन जुमे को, जुमेरात को चेयरमैन NDA में कराची तशरीफ लाए थे, वजीर आला सिंध से उनकी मुलाकात हुई थी। जुमे के रोज एक और बारिशों के हवाले से मीटिंग हुई थी जिसके अंदर वजीर आला सिंध भी थे, वजीर बल्दियात भी थे, कोर कमांडर कराची भी थे, चेयरमैन NDA में भी थे। हमारा मकसद
कराची में जितनी भी परेशानियां हैं लोगों की उसको मिटिगेट कर सकते हैं, वो हमारा मकसद है। कोई भी करे, कैसे भी करे, हम लोगों का हाथ थामने को तैयार है। हम आइसोलेशन में मसाइल को हल नहीं करना चाहते। फौज हमारा अपना इदारा है। कोर कमांडर साहब ने कंप्लीट सपोर्ट की, वजीर आला सिंध को यकीन दहानी कराई, चेयरमैन एनडीएमए ने कंप्लीट सपोर्ट की, यकीन दहानी कराई। बल्कि मैं तो समझता हूं कि चेयरमैन एनडीएमए ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने खुद कह दिया कि जब मैं कराची पहुंचा तो सारा पानी निकाला जा चुका था। यानी कि वफाकी इदारा, फौजी इदारा भी इस बात को मान रहा है, इस बात को तस्लीम कर रहा है कि सिंध हुकूमत ने जो काम किया था बारिश के हवाले से, जो नकासी की स्ट्रैटेजी थी, जो सिंध हुकूमत का दावा था कि हमने कुछ घंटों में पानी को निकाल लिया था, उस बात को तो अब मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात तो वफाकी हुकूमत की जानिब से आ रही है, चेयरमैन एनडीएमए की जानिब से आ रही है, जिनको वजीर आजम ने भेजा था। तो मैं समझता हूं ये बड़े इंपॉर्टेंट हकायक हैं कि जनरल अफजल ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि जब मैं पहुंचा तो पानी निकाला जा चुका था। यह इस बात का सबूत है कि सिंध हुकूमत ने बातें नहीं की हैं, सिंध हुकूमत ने दौरे नहीं किए, सिंध हुकूमत ने नोटिस नहीं लिया, सिंध हुकूमत ने एक्चुअली अमली एतबार से काम किया। ये करके नजर है सर। कल आपने वहाँ विजिट भी किया, सारा देखा भी आपने, लेकिन जिला बस्ती अभी भी जो है कचरा बहुत ज्यादा है वहाँ पे, उसकी सफाई का कोई इंतजाम जो है वो वज़ीर आला सिंध ने हालांकि गर्मी का भी औजार किया, लेकिन वहाँ सफाई का कोई इंतजाम नहीं है अभी तक नजर आया। ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है। देखिए, पहली चीज तो समझने की जरूरत है कि सफाई की जिम्मेदारी किसकी है। वहां पर सॉलिड वेस्ट की जिम्मेदारी नहीं है, डीएमसी सेंट्रल की जिम्मेदारी है। अभी तक ये कॉन्ट्रैक्ट डीएमसी सेंट्रल ने सॉलिड वेस्ट को नहीं दिया। तो आज एज ऑफ नाउ जब हम बात कर रहे हैं, अगर वहां कचरा है, गंदगी है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां की लोकल गवर्नमेंट की है, नंबर 1। नंबर 2, आपकी बात दुरुस्त है। कल भी जब वज़ीर आला सिंध गए तो मुख्तलिफ मकामात पर हमको आलाइशें नजर आई, हमें कचरा नजर आया, और वज़ीर आला सिंध ने फौरी तौर पर, मैं स्पेसिफिकली आपको लियाकताबाद नंबर 4 पे गुज्जर नाले के अतराफ में जो इलाके मकीन थे वो आए वज़ीर आला सिंध के पास, उन्होंने कहा जी कचरे की शिकायत की। फौरी तौर पर वज़ीर आला सिंध ने सॉलिड वेस्ट को अहकाम जारी किए और कचरा उठाने का वहां प्रोसेस स्टार्ट हुआ और कचरा वहां से उठाया गया। मैं डीएमसी सेंट्रल को तनकीद का निशाना नहीं बना रहा, मैं तो ये कह रहा हूं हम उनका हाथ थाम रहे हैं, हमको मिलकर काम करने की जरूरत है और हम मिलकर काम करें। और वज़ीर आला सिंध ने ये अहकाम जारी किए हैं कि बारिश आने से पहले जो कचरा वहां मौजूद है उसको फौरी तौर पर उठा लिया जाए ताकि फर्दर प्रॉब्लम वहां पर क्रिएट ना हो। मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि इन 3 दिनों में सिंध सॉलिड वेस्ट ने कराची भर से 61,340 टन 61,340 टन आलाइशें कराची भर से कलेक्ट किए और उनको डिस्पोज ऑफ किया है। ये सिंध सॉलिड वेस्ट ने वहां पर काम किया, जिसमें डीएमसी सेंट्रल भी शामिल है। मैं समझता हूं कि जहां जहां हमारी जिम्मेदारी नहीं भी है, हम काम करने को तैयार हैं, हम काम करना चाहते हैं ताकि कराची के मसाइल को हल कर सकें, कराची वालों की मुश्किलात में कमी ला सकें। जी, ये एक दफा थोड़ा और डिटेल से बता देगा कि गंदम की पैदावार और खरीदारी का हदफ सिंध हुकूमत के पास कितना था, और इस पे ये भी बताएगा कि अगर गंदम सिंध हुकूमत के पास वाकई मिकदार है तो उसको रिलीज करने में क्या प्रॉब्लम है। देखिए, मैं जो नंबर्स हैं इस हवाले से वो गाहे बगाहे शेयर करता रहा हूं। सुबह भी मैंने ट्वीट के जरिए सोशल मीडिया पे तफसीलात शेयर किए नंबर वाइज कि सूबाई सिंध, पंजाब, केपी, बलूचिस्तान, पास्को की क्या सिचुएशन है। वो कागजात बड़ा क्लियरली शो करते हैं किसने क्या किया, किसने क्या काम नहीं किया। लेकिन मैं आपको वजह बताता हूं कि हम रिलीज क्यों नहीं करना चाहते। देखिए, अरसे दराज से ये एक प्रैक्टिस रही है कि सितंबर में आप गंदम रिलीज करना शुरू करते हैं, चूंकि ये ड्राई पीरियड होता है और गंदम शॉर्ट होती है मार्केट में, तो सूबाई हुकूमतें और पास्को अपनी गंदम रिलीज करते हैं ताकि मार्केट फोर्सेस को वो स्टेबलाइज कर सकें और आटे के रेट को, गंदम के रेट को वो स्टेबलाइज कर सकें, उसको स्टेबिलिटी फराहम कर सकें। हम ये समझते हैं कि जब आटे या गंदम के जो टारगेट से हमारी टोटल कंजम्पशन में आपको समझाऊं, अगर 28 लाख टन हमारी रिक्वायरमेंट है इस साल की वफाकी हुकूमत के बकौल, और तकरीबन 26,60,000 टन गंदम प्रोक्योर की गई है, तो साल भर में जो शॉर्टफॉल है वो
14 लाख टन का है पाकिस्तान भर में, और इस 14 लाख टन को अगर आप माहाना डिवाइड करते हैं तो 1,15,000 टन रिक्वायरमेंट है, शॉर्टेज है। इसमें आपके स्ट्रेटेजिक रिजर्व भी शामिल है जो कि हर साल रियासत अपने पास रखती है ताकि मुश्किल वक्त में आप इस्तेमाल कर सकें। तो सिंध हुकूमत के बकौल हमारी असेसमेंट यह है कि गंदम की इस वक्त कमी नहीं होनी चाहिए थी। गंदम मौजूद है, लेकिन मुनाफाखोरों ने गंदम को गायब किया है, और उन मुनाफाखोरों के खिलाफ पीटीआई हुकूमत कार्रवाई नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि मुनाफाखोरों के साथ पीटीआई हाथ में हाथ मिलाकर चल रही है। सिंध हुकूमत को तो हाथ नहीं थामती, माफियाज का हाथ थामती है, जैसे वो शुगर माफिया का उन्होंने हाथ थामा था। अगर आज सिंध हुकूमत गंदम रिलीज कर देती है जुलाई अगस्त के महीने में, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि नवंबर ऑनवर्ड्स गंदम नापैद हो जाएगी, गंदम की सप्लाई अवेलेबल नहीं होगी। और जब रियासत के पास, सूबाई हुकूमतों के पास, सरकार के पास गंदम नहीं होगी, तो एक बार फिर वो माफियाज जो कि इस वक्त इंपोर्ट कर रही है गंदम, रियासत इंपोर्ट नहीं कर रही है, वो माफियाज जिन्होंने गंदम की होर्डिंग की हुई है, वो हरकत में आएंगे और मुनाफा कमाएंगे। आपको याद होगा जब पीटीआई गवर्नमेंट आई थी, चीनी का रेट 2018 अगस्त में 55 रुपए किलो था। यह शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट में लिखा हुआ है। 2 साल इनकी हुकूमत को पूरे नहीं हुए, 100 रुपए पे आ गई है। कैसे? कैसे? तरीका वारदात यह है कि अशिया को मार्केट से शॉर्ट करो, मार्केट से गायब करो, जब मार्केट से गायब हो जाए तो उसकी कीमतों में इजाफा करो, और जब कीमतों में इजाफा करोगे तो पैसे वही कमाएंगे जिनके पास वो अशिया मौजूद है। और आपको पता है गंदम के हवाले से भी वो कौन लोग हैं, चीनी के भी हवाले से वो लोग कौन है। ये बारिशों में जो नालों की सफाई के मामला की पूरा मलबा हुकूमत में डाला गया, एक तो कल आपने विजिट भी किया है, मुख्तलिफ जो माहिरीन हैं इस काम के, बलदियाती इदारों के, उन्होंने भी आपको यकीनन ब्रीफिंग दी है। आने वाला स्टेज भी बड़ा खतरनाक बताया जा रहा है, और उसमें अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा है हैदराबाद कराची में। तो उसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, और ये वाकई आप लोगों की कोई गफलत थी जिसकी वजह से ये सब कुछ मनाजिर देखने को मिले, नाले बंद थे, सफाइयाँ नहीं हुई, क्या क्या सर इसमें ऐड कर लीजिएगा, हलाइशों के हवाले से बताइएगा कि कब तनकीद की जा रही है, कि आपका कार्य है क्या नहीं बताएंगे। देखिए, मैंने आपको बताया कि 61,340 टन आलाइशों का वजन है जो कि सिंध सॉलिड वेस्ट ने पिछले 3 रोज में उठाया है। अगर किसी जगह पर आलाइशें आज भी मौजूद हैं, आप प्लीज उसको आइडेंटिफाई करें, हमारी जिम्मेदारी उसको क्लियर करेंगे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अगर हमारी बेहतरी के लिए आप आइडेंटिफाई करें, हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन जो मैं आपको नंबर बता रहा हूं, और कल मुख्तलिफ मकामात पर वज़ीर आला सिंध ने दौरा करके देखा कि किस तरीके से उन आलाइशों को ठिकाने भी लगाया जा रहा है, किस तरीके से उनको ज़मीन बोश किया जा रहा है। जहाँ तक आपका सुमर साहब सवाल है, बड़ा आपने अहम सवाल किया कोताही के हवाले से। आप मुझे बताइए कि लाहौर के अंदर अगर अंडर पासिस पानी के अंदर आए तो क्या कोताही वो सिंध हुकूमत की थी? अगर पेशावर में तालाब का मंजर था तो वो सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर बंबई के अंदर पानी आ गया, तालाब बना हुआ है सड़कों पे, उसकी जिम्मेदार क्या सिंध हुकूमत है? तो मैं समझता हूं ये बार बार लोग सिर्फ अपनी सियासी नुक्ताचीनी के लिए इस तरह के इल्जामात लगाते हैं, जिसका मैं समझता हूं सबको नुकसान होता है। जो आने वाले वक्तों में बारिश है वो बड़ी खतरनाक है। अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे। भरपूर कोशिश कर रही है सिंध हुकूमत, मैंने आपको बताया कि भरपूर तरीके से सिंध हुकूमत काम कर रही है, हमारा लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट काम कर रहा है। केएमसी डीएमसी को जो मदद की जरूरत है वो मदद उनको प्रोवाइड की जा रही है। गुज्जर नाला जो कि एक सोर पॉइंट था वो हमने एफडब्ल्यूओ के हवाले कर दिया कि ठीक है जी आप इसको क्लियर कर लें। जो कंटोनमेंट के कुछ एरिया में 2 नाले थे वो हमने एफडब्ल्यूओ के हवाले कर दिए। ये शो करता है कि सिंध हुकूमत चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहती है।
और हम नेक नियति के साथ मामला को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और अल्लाह ताला मैं समझता हूँ हम सब पे करम करे। जो बारिशें आने वाली है भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि अर्बन फ्लडिंग एक रियलिटी है। आपने देखा होगा कि 26-27 जुलाई को जब मूसलाधार बारिश हुई तो माजी में आपको अमला कहीं नजर नहीं आता था। आपको अमला नजर आया, अमला सिंध हुकूमत का था, मकामी हुकूमतों का था, और उस अमले ने उस नकासी को यकीनी बनाया और कुछ घंटों में पानी क्लियर कर दिया गया। और ये बात कौन कर रहा है? चेयरमैन एनडीए भी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं इस चीज को फोकस करना चाहिए कि हाँ, तेज बारिश अगर होगी, अर्बन फ्लडिंग एक रियलिटी है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपकी हुकूमती इदारे जमीन पर खड़े हुए हैं आपके मसाइल को हल करने के लिए नहीं, और बारिशों के फौरन बाद नक्कासी को यकीनी बनाया जा रहा है नहीं बनाया जा रहा। अगर आप 26-27 तारीख पर नजर डालते हैं तो आपने देखा कि हुकूमती इदारों ने अच्छे तरीके से काम किया, मुतहरिक अंदाज से काम किया, और इसका नतीजा ये हुआ कि आज चेयरमैन एनडीए में भी इस बात को मानते हैं कि पानी जब वो कराची आए तो कराची की सड़कों पर पानी मौजूद नहीं था। लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, नाले साफ करने पे तो इख्तियारात का कोई इशू नहीं है ना। नाले साफ करना किसकी जिम्मेदारी है? अंडर द लॉ लोकल गवर्नमेंट की, केएमसी की। बड़े नाले केएमसी, छोटे नाले डीएमसी। क्यों नहीं कर पाए? मैं समझता हूं ये बार बार जो इख्तियारात के हवाले से बात की जाती है ना, इसको आप छोड़ दीजिए। आप इख्तियारात इशू नहीं है, डिलीवरेंस इशू है, नियत इशू है। अगर आप काम करना चाहते हैं, मैं मेयर पे कोई तनकीद नहीं करना चाहूंगा। अभी मैं डीएमसी चेयरमैन के ऊपर कोई तनकीद नहीं करना चाहूंगा। मेरा आज भी मकसद यह है कि जो मुश्किलात, जो परेशानी है उसमें मैं कमी ला सकूं, और उस नियत के साथ सिंध हुकूमत उनके साथ काम करने को तैयार है। जो मदद मांगी मदद करने को तैयार है। लेकिन ये जो बार बार मैं समझता हूं इख्तियारात की बात की जाती है, इख्तियारात मसला नहीं है, मसला दर हकीकत नियत है। बहुत शुक्रिया।